हमारा प्लांट किंगडम है, जो हमारा प्लांट किंगडम है, उनको क्लासिफाई करते हैं बेटा सबसे पहले दो कैटेगरीज में। एक वो प्लांट जो सीड नहीं बनाते और एक वो प्लांट्स जो सीड बनाते हैं। तो जो प्लांट्स हमारे विदाउट सीड्स हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगेमी। उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? क्रिप्टोगेम्स। उन्हें हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। ठीक है। और एक कैटेगरी है हमारे उन प्लांट्स की जो हमारे सीड्स को बनाते हैं। तो जो प्लांट्स सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे, प्लांट्स विद सीड्स, उन्हें हम लोग कहते हैं फिनेरोगेमी। दोज आर कॉल्ड फिनेरोगेम्स। गॉट इट? सो दोज प्लांट्स आर कॉल्ड फिनेरोगेम्स। अब इन क्रिप्टोगेम्स को भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं इनटू 3 पार्ट्स। एक वो जिनकी बॉडी थैलस होती है या थैलॉइड बॉडी होती है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, उन्हें हम लोग थैलोफाइटा कह देते हैं। एक दूसरे प्लांट्स जो थोड़े से हमारे इन थैलोफाइटास से थोड़े से एडवांस होते हैं, उन्हें हम लोग ब्रायोफाइट्स कह देते हैं या ब्रायोफाइटा कहते हैं। तो ये जो थैलोफाइटास हैं बेसिकली बेटा, इसमें हम लोग को एक ही पढ़नी है, दैट इज एल्गी। फिर ब्रायोफाइटा से थोड़े से एडवांस होते हैं, जिन्हें टेरिडोफाइट्स कहते हैं, जिन्हें हम लोग टेरिडोफाइट्स कहते हैं या टेरिडोफाइटा कह देते हैं। और जो हमारे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, उन्हें हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है फिनेरोगेम्स को। एक होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स, जो कि टेरिडोफाइट से फर्दर एडवांसमेंट होके बने हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी इज जिम्नोस्पर्म्स। बेटा जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, इनको कैटेगराइज करना है। देखिए, चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे हमारे एंजियोस्पर्म हो, सीड्स दोनों प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, इनके सीड्स नेकेड होंगे। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनके क्या हैं? नेकेड सीड है, मतलब इनको कवर करने के लिए कोई भी चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं है। और एंजियोस्पर्म्स को फर्दर और ज्यादा क्लासिफाई किया गया है इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। और एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट हैं जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं या इनक्लोज्ड होते हैं। गॉट इट? तो ये एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन था प्लांट किंगडम का। अब इनके अंदर जो हमारे अलग अलग सब डिविजन्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा आपके डिवीजन थैलोफाइटा के सब डिवीजन एल्गी को। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द एल्गी। देखिए बेटा, ये जो हमारी एल्गी है, ये वाइड हैबिटेट में पाई जाएंगी। और ये बेसिकली है क्या? ये हमारी मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं। और ऑब्वियस सी बात है, प्लांट किंगडम में रखी गई हैं
तो ऑटोट्रॉफिक होंगी ही होंगी, मतलब फोटोसिंथेसिस खुद से परफॉर्म कर लेंगी। और जब ऑटोट्रॉफिक है तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होगा, इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होगा। अब कहोगे कि भाई इसमें अलग बात क्या है कि क्लोरोप्लास्ट तो सबके पास है, हमारे चाहे कोई भी प्लांट हो सब क्लोरोप्लास्ट लेके चलते हैं। तो बेटा इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे ग्रेना एब्सेंट होता है, यहाँ पे ग्रेना इनके अंदर एब्सेंट होगा। गॉट इट। और इनके जो हैबिटेट है, इनका जो हैबिटेट है वो बहुत ज्यादा वाइड है, इनका जो हैबिटेट है वो बहुत ज्यादा वाइड है। ये हमारे एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, ये सॉइल के अंदर भी पाए जाएंगे, ये वुड्स के अंदर और ट्री के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेते हैं स्लॉथ बियर्स के साथ, जो हमारे स्लॉथ बियर होते हैं उनके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रह सकते हैं। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाएंगे। मैं अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, मैंने अभी तक क्लासिफाई नहीं किया है, क्लासिफाई बाद में करूंगा। या ये मरीन कंडीशन में पाए जाएंगे और ज्यादातर ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जो हमारा फ्रेश वाटर होता है जहां पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम होती है। अब कहोगे कि ये स्लॉथ बियर के साथ जो एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये जो एल्गी है और जो हमारा स्लॉथ बियर है, ठीक है, इनके बीच में जो हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एल्गी है, यहाँ पे जो एल्गी है, एल्गी क्या ग्रीन कलर की होती है, तो ये क्या करती है, इस स्लॉथ बियर को कैमोफ्लाज करने में मदद करती है, मतलब ये अपने आप को छिपा लेता है। जैसे पेड़ के ऊपर बैठ गया और किसी प्रे को पकड़ना है तो ये क्या करता है, वहां पे कैमोफ्लाज कर सकता है इन एल्गी की वजह से। उसके अलावा भाई एल्गी को इन रिटर्न इस मतलब स्लॉथ बियर से क्या मिलेगा, तो इन रिटर्न जो हमारा स्लॉथ बियर है भाई इसके बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, यहाँ पे हेयर्स हैं, और जब हेयर्स प्रेजेंट हैं तो वो वाटर को भी रिटेन करेंगे, वो वाटर को भी रिटेन करेंगे, तो वाटर जो है हमारा फोटोसिंथेसिस में रोल हो जाएगा, मतलब उसका यूज हो जाएगा। उसके अलावा ये हेयर्स ट्रैप कर सकते हैं इंसेक्ट को, ये इंसेक्ट्स को भी ट्रैप कर सकते हैं, और जब इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा तो वो वहीं पे मर सकता है, और मरने के बाद वहीं पे डिकम्पोज होगा, और जब डिकम्पोजिशन किसी भी चीज का होता है तो भाई साहब न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट कौन यूज करेगा, एल्गी यूज करेगी। तो यहाँ पे एल्गी और स्लॉथ बियर के बीच में इस टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और ऐसी एल्गी जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है स्लॉथ बियर के साथ, उनका नाम क्या है, ऐसी एल्गी का नाम है ट्राइकोफाइलस। ट्राइकोफाइलस ये एल्गी का एग्जाम्पल है जो हमारी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगी। ये तो इसकी बेसिक सी बात रही। उसके अलावा बेटा ये हमारे ये जो एल्गी हैं ये सिंगल सेल्ड भी हो सकती हैं, ये फिलामेंटस भी हैं, या कॉलोनियल भी हो सकती है, मतलब ये किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है, अलग अलग एल्गी हैं, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे मैं अगर यूनिसेलुलर की बात करूं, अगर मैं यूनिसेलुलर एल्गी की बात करूं तो यहाँ पे हमारी क्लेमिडोमोनास जो होती है, क्लेमिडोमोनास ये हमारी यूनिसेलुलर है। तो उसके अलावा ये हमारी फिलामेंटस भी हो सकती है, ये हमारी फिलामेंटस भी हो सकती है। फिलामेंटस के तौर पे यहाँ पे क्या होगा, यूलोथ्रिक्स होगा, और हमारा स्पाइरोगायरा और ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ये कॉलोनीज में भी फॉर्म हो सकती हैं, जैसे हमारे वॉल्वॉक्स के अंदर, ये कॉलोनी के अंदर
हो सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? और ये बेटा हमारे मैसिव ट्रीज भी बना सकते हैं, मतलब ये मैसिव ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं अंडर द सी। और ये जो मैसिव ट्री होते हैं इन्हें कैल्प्स कहते हैं, और ये बेटा 100 मीटर तक हो सकते हैं। ये कैल्प्स 100 मीटर तक हो सकते हैं। जनरली 20 से 30 मीटर होते हैं, लेकिन जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम साइज अब तक का जो कैल्प का देखा गया है वो 100 मीटर का है। ऑन एन एवरेज साइज जो होता है कैल्प का वो 20 से 30 मीटर का होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? और इसके अलावा इनकी बॉडी चारों तरफ से हमारी कवर्ड रहती है बाय म्यूसिलेज। तो जो भी एल्गी है, एल्गी की बॉडी को चारों तरफ से कवर क्या करके रखेगा? म्यूसिलेज कवर करके रखेगा। और म्यूसिलेज यहाँ पे क्या कर रहा है? ये इनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी एपिफाइटिक ग्रोथ होने से, मतलब कोई अदर ग्रोथ होने से, उसके अलावा डिके होने से। मतलब प्लांट्स अगर पानी के अंदर पड़े रहेंगे तो डिके हो सकते हैं ना, तो म्यूसिलेज इनको क्या कर रहा है? डिके होने से बचाता है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम डिकेइंग इफेक्ट ऑफ वाटर, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिकेइंग इफेक्ट ऑफ वाटर। तो ये तो इनके कुछ जनरल फीचर्स थे जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा लाइकेंस के बारे में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मैं लास्ट चैप्टर जो मैंने चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ाया था फंजाई, तो मैं वहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। और बाकी स्लॉथ बियर वाला जो एग्जांपल था वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, इसके और फीचर्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो ये बेटा तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन करेंगे ये तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे। ये हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी करेंगे। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तौर पे एक सबसे कॉमन सा मेथड है जो आपने क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, जिसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ज्यादातर ये फ्रेगमेंटेशन ही करते हैं। तो एक ही मेथड है जो आपको याद करना है एल्गी के रिप्रोडक्शन में, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन मेथड। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे तो मैंने आपको एक स्पोर्स बताई थी, याद करिए पिछला वाला चैप्टर। तो वहां पे जो एसेक्सुअल स्पोर थी, एक तो कोनिडिया बन रही थी और हमारी एक जू स्पोर्स थी। और जू स्पोर्स फ्लैजिलेटेड होती हैं, याद होगा। तो मोटाइल होंगी ये, क्योंकि इनके पास आपका फ्लैजिला प्रेजेंट है। उसके अलावा जैसे अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट की फॉर्मेशन होती है, तो भाई यहाँ पे भी गैमेट फॉर्म होंगे, यहाँ पे भी गैमेट की फॉर्मेशन होगी। और गैमेट की जब फॉर्मेशन होगी वो हमारी किस तरीके से हो सकती है? गैमेट जो फॉर्म होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। या तो आइसोगैमेट्स हो सकते हैं, आइसोगैमेट्स हो सकते हैं, या एन आइसोगैमेट्स हो सकते हैं, या ऊगैमी ऊगैमी हो सकती है। अब ध्यान से सुनिएगा, आइसोगैमी या आइसोगैमेट्स या एनाइसोगैमेट्स या ऊगैमेट्स में डिफरेंस क्या है, और ये जो फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये जो सिंगीमी करेंगे वो किस तरीके से होगी। देखिए आइसोगैमेट्स, जो आइसोगैमेट्स हैं या आइसोगेमस जिन्हें कह रहा हूं, तो ये जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उसे आइसोगैमी कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? आइसोगैमी कहा जाएगा। तो आइसोगैमी के अंदर क्या होता है, हमारे चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, ये दोनों के दोनों मेल और फीमेल, दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ईच अदर। ये मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सिमिलर गैमेट्स हैं। तो जब दोनों सिमिलर हैं तो इन्हें क्या कह दिया हम लोगों ने? आइसोगैमेट। तो ये दोनों आइसोगैमेट क्या होंगे? ये हमारे सिमिलर गैमेट्स होंगे, ये सिमिलर होते हैं। एनाइसोगैमेट्स कौन से गैमेट हैं बेटा? एनाइसोगैमेट्स वो गैमेट हैं जो कि डिसिमिलर होते हैं, जो आपके डिसिमिलर होते हैं।
एक दूसरे से अलग होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। गॉट इट। और इनके एग्जाम्पल्स भी हमें साथ में पढ़ने हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इन आइसोगेमेट्स के और एनाइसोगेमेट्स के, तो वो देखिए। आइसोगेमेट्स में भी आपके मोटाइल और नॉन मोटाइल को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो आइसोगेमेट्स के जो मोटाइल हैं, आइसोगेमेट्स के जो मोटाइल गैमेट्स हैं, वो किसके अंदर हमारे ऑब्जर्व होते हैं? वो होते हैं क्लैमिडोमोनास के अंदर, क्लैमिडोमोनास की कुछ स्पीशीज के अंदर। और जो नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं वो किसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं हम लोग? तो ये ऑब्जर्व किए जाते हैं हमारे स्पाइरोगायरा के अंदर। किसके अंदर? स्पाइरोगायरा, ये होगा स्पाइरोगायरा। और एनाइसोगैमेट्स किसके अंदर है? एनाइसोगैमेट्स किसके अंदर है? तो एनाइसोगैमेट्स में कुछ स्पीशीज, देयर आर फ्यू स्पीशीज ऑफ क्लैमिडोमोनास, देयर आर फ्यू स्पीशीज ऑफ क्लैमिडोमोनास जहां पे एनाइसोगैमेट्स पाए जाते हैं, क्लैमिडोमोनास। और ऊगैमी ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है ऊगैमी या ऊगैमस, तो यहाँ पे फीमेल जो गैमेट होगा, कौन सा? फीमेल, वो लार्ज होता है, लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। और जो मेल गैमेट होता है, जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है साइज में और मोटाइल होता है। और जब ऐसे गैमेट्स का फ्यूजन होगा जहां पे स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के साथ, लार्ज गैमेट के साथ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊगैमी कहते हैं। और ऊगैमी को ऑब्जर्व किया गया है हमारी कुछ स्पीशीज के अंदर, जैसे वोल्वॉक्स और फ्यूकस। तो इसका एग्जांपल क्या है ऊगैमी का? ऊगैमी का एग्जांपल है वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। और बेटा एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा कि जो हमारे यहाँ पे मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, तो मेल गैमेट जनरली स्पर्म होता है, तो लेकिन यहाँ पे स्पर्म टर्म को यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जब भी मेल गैमेट के लिए टर्म यूज करेंगे, दैट इज द एंथ्रेजॉइड। क्या यूज करेंगे? एंथ्रेजॉइड यूज करेंगे। आ रही है बात समझ में? और फीमेल के लिए तो वही टर्म यूज करेंगे जो आप लोग अब तक करते आ रहे हो, एग। एग। तो एंथ्रेजॉइड को बनाने के लिए जो पार्ट प्रेजेंट है उसे कह देंगे हम लोग क्या? एंथ्रीडियम। उसके लिए जहां पे ये एंथ्रेजॉइड फॉर्म होगा वो क्या पार्ट होगा? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। और भाई साहब जो आपका एग जहां पे फॉर्म होगा उस पार्ट को हम लोग कह देंगे आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम यहां पे ना यूज करके आप ऊगोनियम टर्म को यूज करिए। अभी यहां पे आप यूज करेंगे ऊगोनियम, ऊगोनियम। गॉट इट। तो ये इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात रही, ये इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात रही। अब मैं क्लासिफिकेशन करता हूं इनकी, कि क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किस तरीके से की गई है। तो आपको आपकी जो एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दी होगी, उस टेबल को याद करना है, तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद हो जाएगी। लेकिन उससे जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया गया उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं और समझा देता हूं कि क्या हो सकते हैं वो। तो सबसे पहले मैं जो इनकी क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर लेता हूं कि इनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 क्लासेस में किया गया है। सबसे पहली जो क्लास है उसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफाइसी। सबसे पहली जो क्लास है उसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफाइसी। ठीक है। दूसरी जो क्लास है
और क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं। अभी बताऊंगा बेसिस क्या है, क्योंकि इनके अंदर कुछ ग्रीन पिगमेंट होते हैं, इसके बेसिस पे इन्हें ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो जो हमारी क्लोरोफाइसी है इट इज कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जो दूसरी क्लास है दैट इज कॉल्ड फियोफाइसी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फियोफाइसी, फियोफाइसी। और जो हमारी दूसरी क्लास है फियोफाइसी, उन्हें कहा जाता है ब्राउन एल्गी, इन्हें कहते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी। एंड लास्ट वाली जो क्लास है जिसे कहते हैं हम लोग रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। और जो हमारी रोडोफाइसी होती है इन्हें कहा जाता है आर एच कर दीजिएगा बेटा, यहाँ पे जो स्पेलिंग है इट इज रोडो, अब 2 बार डी हो गया यहाँ पे, रोडोफाइसी। और रोडोफाइसी को कहा जाता है क्या, आपका रेड एल्गी। अब इनके बेसिस क्या हैं, मतलब इनको हम लोगों ने क्लासिफाई किन बेसिस पे किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिस जान लेते हैं। तो बेसिस है, सबसे पहला बेसिस है यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने का कि इनका मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, इनका मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है। दूसरा जो हमारा बेसिस है वो है कि ये अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इनका जो स्टोर्ड फूड है वो किस फॉर्म में है। अभी बताऊंगा मैं आपको कि किस किस फॉर्म में किया जा सकता है। और तीसरा बेसिस है हमारा कि इनका जो सेल वॉल है वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, सेल वॉल कॉम्पोजिशन। 3 बेसिस है हमारे इनको क्लासिफाई करने के। तो मैं सबसे पहली क्लास क्लोरोफाइसी से स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। क्लोरोफाइसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोरोफाइसी क्लास फर्स्ट, that is क्लोरोफाइसी, और यू कैन से ग्रीन एल्गी। बेटा इन्हें ग्रीन एल्गी कहने का रीजन क्या है, तो ग्रीन एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट होता है, इनके अंदर जो पिगमेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो अलग अलग होते हैं। तो इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो हमारे क्लोरोफिल ए एंड बी होंगे। क्या होंगे, क्लोरोफिल ए एंड बी होंगे। और ये पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आ रही है बात समझ में। तो क्लोरोप्लास्ट इनके क्या थे, ए ग्रेनल थे, मतलब इनके अंदर जो ग्रेना था वो एब्सेंट होता है, सारी एल्गी के अंदर एब्सेंट होगा। तो ये जो हमारी क्लोरोफाइसी है इनको जनरली क्या कहा जाता है, ग्रीन एल्गी कहा जाता है। उसके अलावा इनकी जो प्लांट बॉडी है, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो या तो यूनिसेलुलर हो सकती है या ये हमारे कॉलोनियल हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, या ये फिलामेंटस हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में। तो अब ये देखिए, अब ये देखिए कि ये किस तरीके से हमारी कॉलोनी बनाती है। तो जैसे यूनिसेलुलर तो मतलब हो गया भाई सिंगल, सिंगल है एल्गी। कॉलोनियल मतलब क्या हो गया, बहुत सारी एल्गी एक साथ क्या करती हैं, कॉलोनी बना रही हैं, एक साथ क्या कर रही हैं, कॉलोनी बना रही हैं। तो ये जो कॉलोनी बनती हैं, ये जो हमारी यहाँ पे कॉलोनीज बनती हैं, ये एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिंग से बंधी होती है। ये एक दूसरे से किससे बंधी होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिंग्स के मदद से ये एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती है यहाँ पे। तो ये जो हमारी चारों तरफ बनी हुई है, जो डार्क ब्राउन कलर से मैंने आपके सामने बनाई हुई है, ये क्या है, हमारी पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब ये पेरेंट हो गई।
तो ये इन्हें कहा जाता है क्या, पेरेंट कॉलोनी, जो बाहर की तरफ बनी हुई है। क्या है ये, पेरेंट कॉलोनी जो बाहर है। और पेरेंट कॉलोनी को हम लोग सिनोबियम भी कहते हैं, इन्हें हम लोग सिनोबियम भी कहते हैं। और इनके अंदर जो मैं अब ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये हमारी डॉटर कॉलोनीज बनती है जो बीच में बनेंगी। ये है हमारी क्या, डॉटर कॉलोनीज। उसके अलावा फिलामेंटस स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं कि ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बाइंड होके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना ले, फिलामेंट की फॉर्म बना ले। ठीक है, इस तरीके से हमारी इनकी फॉर्म होती है। अब इसके अलावा एक बेसिक सा डायग्राम देख लेते हैं कि एल्गी का जो डायग्राम है वो किस तरीके से होता है और इनके अंदर पार्ट क्या क्या प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक मैं एल्गी को बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, ये एक एल्गी है और एल्गी के अंदर ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ये यूकैरियोट्स से हैं तो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इनका न्यूक्लियस ये रहा। ठीक है साहब, अब इसके अलावा यहाँ पे आप बना दीजिए क्लोरोप्लास्ट को। तो मैं ये क्लोरोप्लास्ट बना दे रहा हूँ, इनका बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है इनका। क्या होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। अब इन क्लोरोप्लास्ट के अलावा इनको चारों तरफ से कवर करने के लिए भाई साहब सेल वॉल भी होगी। तो इनके चारों तरफ ये सेल वॉल बना दीजिए, ये आप सेल वॉल बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे दो फ्लैजिला भी लगा दीजिए। यहाँ पे ये दो फ्लैजिला लग गए, फ्लैजिला। ठीक है, और ये जो मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाए थे, इनके अंदर एक हमारे छोटे छोटे वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, इस टाइप के। इन्हें कहा जाता है पायरेनॉइड्स। दीज आर नोन एज व्हाट, पायरेनॉइड। और पायरेनॉइड एक स्टोरेज बॉडी है, एक तरीके से आप समझेंगे क्या, ये स्टोरेज करने का काम करती है। और किस चीज को स्टोर करती है, ये प्रोटीन को स्टोर करती है। इनका प्रोटीन स्टोरेज करने का काम है इनका, पायरेनॉइड्स का। ठीक है, और इनकी जो बाहर मैंने सेल वॉल बनाई थी, ये जो सेल वॉल मैंने ब्राउन कलर से बनाई हुई है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली बनी होती है किस चीज की, प्लांट की सेल वॉल किसकी होती है, सेलुलोज। तो सेलुलोज के साथ इनकी भी बनी होगी। उसके अलावा यहाँ पे पेक्टोज भी हो सकता है, यहाँ पे इनकी सेल वॉल के अंदर पेक्टोज भी हो सकता है आउटर वॉल के अंदर। गॉट इट। और अभी हम देखेंगे अलग अलग क्लासेस में जो है अलग अलग तरीके के हमारे जो है सेल वॉल का नेचर देखने के लिए मिलेगा। कहीं पे आप देखोगे कि वहां पे एल्जिन प्रेजेंट है किसी के अंदर, किसी के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है। उसके अलावा कुछ में मेनन्स और गैलेक्टन्स भी हो सकते हैं। गॉट इट। तो अब इनके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, इनके हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि जो हमारे ग्रीन एल्गी हैं ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन करती हैं, ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगी। तो रिप्रोडक्शन करने के भाई साहब वही तरीके तीनों जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे पहले, या तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है भाई। और दूसरा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं किसकी मदद से, स्पोर्स की मदद से। और यहाँ पे स्पोर्स कौन सी होंगी, जू स्पोर्स, जो फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर हैं, जो मोटाइल स्पोर हैं। और अगर इनका जो जो इनका यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो तीनों तरीके से हो सकता है, वो हमारा तीनों तरीके से हो सकता है, बाय आइसो, एन आइसो और ऊ, तीनों तरीके से इनका हमारा रिप्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन इनकी खास बात क्या है, इनके पास जो क्लोरोफिल था वो क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए एंड बी इनके पास प्रेजेंट होता है।
देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, गॉट इट। तो ये इसलिए अलग है। अभी देखेंगे जो हम लोग रोडोफाइसी और थियोफाइसी वाली जो क्लास पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे कि वहां पे क्लोरोफिल कौन कौन से प्रेजेंट है। तो जैसे यहाँ पे ए बी है, किसी के अंदर ए और सी होगा, जैसे थियोफाइसी के अंदर पढ़ोगे तो वहां पे ए और सी आपको पिगमेंट देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा वहां पे फ्यूकोजेंथिन नाम का एक नया पिगमेंट मिलेगा, गॉट इट। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है दैट इज ओनली ए एंड बी टाइप। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा जो मैंने आपके सामने पहले स्ट्रक्चर बनाया था, जो मैंने आपके सामने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसके अंदर पायरेनॉइड्स को दिखाया था, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाया था वो तो था हमारा क्लेमिडोमोनास का। किसका? क्लेमिडोमोनास का। क्लेमिडोमोनास के अलावा इनके वॉल्वॉक्स भी एक एग्जांपल है, स्पाइरोगायरा भी एक एग्जांपल है। इनका जो एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, और उसके अलावा, ठीक है, स्पाइरोगायरा का भी मैं स्ट्रक्चर आपको समझा दूंगा। और एक और होता है जिसे हम लोग चारा, CHARA, ये भी पढ़ते हैं। तो अब इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए, इनके स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं। बेटा स्पाइरोगायरा इन सबसे अलग क्यों है, इसको अलग से क्यों बता रहा हूं मैं? तो बेटा स्पाइरोगायरा के अंदर जो हमारे स्पाइरोगायरा होते हैं, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रिबन शेप का होता है। इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा, किसके अंदर? स्पाइरोगायरा के अंदर। स्पाइरोगायरा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो हमारा, इनकी बॉडी इस तरीके से होती है, फिलामेंटस बॉडी होती है। और यहाँ पे आपको जो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा वो रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। और इन्हीं के बीच में आपको यहाँ पे पायरेनॉइड्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ये पायरेनॉइड्स देखने मिलेंगे। तो ये अलग क्यों है? इनका रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट है, रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, गॉट इट। उसके अलावा अगर मैं जिसको CHARA, चारा पढ़ सकते हो, कारा पढ़ सकते हो, आप जो पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका डायग्राम किस तरीके से आपको बनाना है, देखिए यहाँ पे इसकी इस तरीके से फिलामेंटस बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए, ठीक है, इस तरीके से। और ये जहाँ पे ये बहुत सारे स्ट्रक्चर टाइप के निकले हुए हैं, इन्हें ब्रांचेस कहते हैं, इन्हें हम लोग ब्रांचेस कहते हैं। और एक ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, इनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। सारी एल्गी की बॉडी क्या होती है? थैलॉइड। थैलॉइड बॉडी का मतलब अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब यहाँ पे नो, आपको ना तो लीव मिलेगी, ना रूट मिलेगी, ना शूट मिलेगी। नो रूट, नो लीव्स, नो स्टेम, आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। मतलब इनकी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो जो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, जिसे हम लोग थैलॉइड कहते हैं या थैलस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? थैलस। और ये क्या है? बस क्लोरोप्लास्ट कंटेन करके चल रहा है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? लेकिन जो कारा का जो स्ट्रक्चर है, जहां पे ये निकले हुए हैं बहुत सारे ब्रांचेस जैसे, इस पॉइंट को मैं नोड कहता हूँ। इसे क्या कहता हूँ? नोड। और नोड के बीच वाले स्पेस को इंटरनोड कह दिया जाता है। बीच वाले स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरनोड कह देते हैं बेटा। आ रही है बात समझ में? और इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर, इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर हमारे जो है सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। यहीं पे हमारे क्या होते हैं? इस पॉइंट पे ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। और इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो सपोज करो इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? जो सेक्स ऑर्गन देखने के लिए मिलेंगे, देखिए इस टाइप से अगर दो सेक्स ऑर्गन है, तो ऊपर वाला जो सेक्स ऑर्गन होता है वो हमेशा फीमेल का होता है, वो हमेशा फीमेल का होता है। और नीचे वाला जो सेक्स ऑर्गन होगा वो मेल का होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो इनके ये इस टाइप का स्ट्रक्चर था जो हमें क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ना था। और मैंने इनकी सेल वॉल का भी नेचर बता दिया है। हाँ, एक चीज है कि ये फूड को किस तरीके से स्टोर करते हैं,
एक और हमारा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे रह गया है वो है कि अपना ये स्टोरेज किस तरीके से करेंगे फूड को। तो ये जो अपना फूड को स्टोर करते हैं वो करते हैं हमारा स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। गॉट इट? तो दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जैसे मतलब हमारे जो अदर प्लांट्स भी हैं, जितने भी मेनली जो अदर प्लांट्स हैं, वो सब अपने फूड को स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। गॉट इट? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, दैट इज द ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग द फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। वो किस तरीके से इन ग्रीन एल्गी से अलग होंगी। तो बेसिक डिफरेंस बेटा किस पे आएगा? एक तो आएगा क्लोरोफिल के अंदर, कि क्लोरोफिल कौन कौन सा प्रेजेंट है, स्टोर्ड फूड किस तरीके से है, सेल वॉल किस बेसिस पे है, फ्लैजिला है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने जब आपको ग्रीन एल्गी बताई थी, तो ग्रीन एल्गी में मैंने जब इसका क्लेमिडोमोनास का स्ट्रक्चर बताया था, मैंने जब क्लेमिडोमोनास का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने वहां पे फ्लैजिला 2 दिखाए थे। तो जो हमारे ग्रीन एल्गी के अंदर फ्लैजिला होते हैं, जो क्लोरोफाइसी के अंदर फ्लैजिला होते हैं, ये फ्लैजिला आपके 2 से 8 तक हो सकते हैं। और ये जितने फ्लैजिला यहाँ पे होंगे ये सारे इक्वल लेंथ के होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं। और देखिए सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना सेल के, तो इसलिए इसे कहते हैं एपिकल पोजीशन। तो ये एपिकल होते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे जो आपको याद करने हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास देखिए। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास है दैट, तो जो नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वो है क्लास सेकंड ऑफ एल्गी, दैट इज फियोफाइसी। दैट इज फियोफाइसी। और इसका एग्जाम, इसको हम लोग जनरली ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेसिफिक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनको ब्राउन अपीयरेंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूकोजेंथिन। क्या होता है? फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से इनकी जो अपीयरेंस है वो ब्राउन होता है। तो इनके जनरल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो इनका हैबिटेट होता है, इनका जो हैबिटेट होगा ये हमारे मरीन हैबिटेट में ज़्यादातर पाए जाएंगे। ये हमारे मरीन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। और इनके या साइज या फॉर्म की बात करें तो ये हमारे जो है वेरिएशन इनके अंदर साइज में बहुत ज़्यादा है। या तो ये ब्रांच भी हैं, हमारे फिलामेंटस भी स्ट्रक्चर है इनका, और प्रोफ्यूजली ब्रांच भी हैं बहुत बड़े बड़े तरीके से। जैसे कैल्प, मैंने आपको एक एग्जांपल जब जनरल फीचर बताए थे, तो ये जो कैल्प्स होते हैं ये हमारे ब्राउन एल्गी के टाइप है। कैल्प्स होते हैं बेटा, जैसे आप लोग डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक दिखते हो तो आपको देखा होगा वो सी के अंडर वाटर जब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत इस टाइप के आपको ना स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते होंगे। इस तरीके से बहुत सारी जो है नीचे सी के फ्लोर पे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो होते हैं ना इस टाइप के स्ट्रक्चर जो पानी के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, जब अंडर वाटर जाते हैं वो दिखाते हैं वहाँ पे, तो ये हमारे कैल्प्सी होते हैं। बेसिकली वो कैल्पी होते हैं जो वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। तो इनकी जो साइज या फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं। मतलब इनकी वो जो बॉडी है ब्रांच भी हो सकती है, अभी बताऊंगा कैसे ब्रांच होती है। उसके अलावा ये फिलामेंटस भी होंगे, ये फिलामेंटस भी होते हैं इनका स्ट्रक्चर। और इसके अलावा प्रोफ्यूजली भी ब्रांच्ड होते हैं, मतलब जैसे कैल्प्स, तो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। और इनके जो साइजेस हैं वो अप टू 100 मीटर जा सकते हैं। अब इनका जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है कौन से? पिगमेंट से। पिगमेंट से यहाँ पे क्लोरोफिल, जैसे वहां पे क्या प्रेजेंट था भाई? क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट था ना। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड सी। देखो ए तो सबके अंदर होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तो चाहिए ही चाहिए। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्लोरोफिल ए के बिना बन ही नहीं सकता। तो ए तो चाहिए ही, साथ में ये पिगमेंट ये अलग होते चले जाएंगे। क्लोरोफिल ए सबके अंदर कॉमन रहेगा। ठीक है, तो पहले वाले में क्लोरोफिल ए बी, तो याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, पहले वाले के अंदर क्लोरोफिल ए बी, दूसरे वाले के अंदर हमारा हो गया बी को छोड़ के सी हो गया। और ऐसे ही जब तीसरी क्लास बताऊंगा तो उसके अंदर हो जाएगा क्लोरोफिल ए और डी।
तो बहुत इजी है इस चीज को आपको मेमोराइज करना। इसके अलावा ये तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही है, इस ब्राउन अपीयरेंस के लिए, इनके जो ब्राउन अपीयरेंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? फ्यूकोजेंथिन, दैट इज कॉल्ड फ्यूकोजेंथिन। और ये जो फ्यूकोजेंथिन है ये एक तरीके का हमारा क्या है? जेंथोफिल है। क्या है ये? जेंथोफिल है। अब ये कहोगे जेंथोफिल क्या होता है? जेंथोफिल भी एक तरीके की फॉर्म है जो कैरोटीनॉइड जो हमारे जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, जैसे आपने कैरेट्स खाते हो या ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो या अदर वेजिटेबल्स खाते हो, देखा होगा आपने अलग अलग कलर की वेजिटेबल्स होती हैं। तो ये जो अलग अलग वेजिटेबल हैं वो किसकी वजह से हैं? वो कैरोटीनॉइड की वजह से। फ्रूट्स के अंदर या वेजिटेबल्स के अंदर जो कलर आता है वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से आता है। तो कैरोटीनॉइड की जो ऑक्सीडेटिव फॉर्म है वो जेंथोफिल है, और जेंथोफिल का ही एक टाइप है फ्यूकोजेंथिन जो ब्राउन कलर का अपीयरेंस दे रहा है फियोफाइसी को, इसलिए इन्हें हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं। गॉट इट? और इनके पास और क्या पिगमेंट हो सकते हैं? इनके पास कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं, इनके पास कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? अब इनके बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, और इनकी जो सेल वॉल है उसके नेचर की बात करेंगे, इनके जो स्टोर्ड फूड है उसकी बात कर लेंगे, और रिप्रोडक्शन क्या होगा उसकी भी हम लोग बात करेंगे। पहले बेसिकली स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। बेटा मैंने अभी को थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये ब्रांच स्ट्रक्चर रखते हैं, तो देखिए ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड होता है। अब ये ब्रांच स्ट्रक्चर में भी दो तरीके से है, या तो ये सिंपल ब्रांच हो सकता है, या तो ये स्ट्रक्चर सिंपल ब्रांच हो सकता है, या ये हैविली ब्रांच हो सकता है, या ये हैविली ब्रांच हो सकता है। सिंपल ब्रांच जो स्ट्रक्चर है हमें एक्टोकार्पस के अंदर देखने को मिलता है। एक्टोकार्पस इज अ टाइप ऑफ एल्गी, इट इज अ एग्जांपल। एंड जो हैविली ब्रांच स्ट्रक्चर मिलेगा वो हमें किसके अंदर मिलेगा भाई? ये कैल्प के अंदर बनेगा। तो ये जो कैल्प्स होते हैं ये अंडर द सी ये वहां पे फॉरेस्ट बना लेते हैं, उन्हें कैल्प फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्प फॉरेस्ट, कैल्प फॉरेस्ट। गॉट इट? और ये अप टू मैंने बताया था कितने 100 मीटर्स तक हो सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे ये मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका, एक ब्राउन एल्गी का। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर हो गया इस टाइप का। तो ये जो अपने सबस्ट्रेटम से बाइंड करने के लिए ये अंडर वाटर रहते हैं, तो यहाँ जहाँ पे भी ये बाइंड करेंगे, उस जिस जगह को बाइंड करते हैं उसे सबस्ट्रेटम कहते हैं बेटा। ये उसे क्या कहेंगे? सबस्ट्रेटम कहा जाता है। तो सबस्ट्रेटम से बाइंड करने के लिए ये रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें रूट्स नहीं कहेंगे, यहाँ पे इन्हें कहा जाता है होल्ड फास्ट। क्या कहा जाएगा? होल्ड फास्ट। उसके अलावा ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है स्टाइप। इट इज कॉल्ड व्हाट? स्टाइप। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला जो ऊपर से उभरा हुआ है, इस रीजन को हम लोग फ्रॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड कहते हैं। और ये जो फ्रॉन्ड वाला पार्ट है यही फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब यही फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेटिक होता है। आगे मेरी बात समझ में? ये इनका स्ट्रक्चर होता है। बाइंड किसके थ्रू कर रहे हैं सबस्ट्रेटम से? होल्ड फास्ट। बीच वाला स्ट्रक्चर क्या है? स्टाइप। और ये जो ऊपर वाला जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड। दैट पार्ट इज कॉल्ड फ्रॉन्ड। बेटा इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपके जो एनसीईआरटी है उसके अंदर मिलेंगे नहीं आपको। और दूसरी बात एक और चीज बता दूं आपको कि वहां पे जैसे स्ट्रक्चर है उनको भी एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया, वहां पे बहुत जनरल से पॉइंट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन उसी चीज को मैंने थोड़ा सा एलेबरेट करके बता दिया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात मैं करता हूं किसकी, कि हाँ यहाँ पे स्टोरेज किस तरीके से होगा, मतलब स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है। जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा था स्टार्च है ना, तो वहां यहाँ पे स्टोर्ड फूड किसकी फॉर्म में होता है? तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है जिसे लेमिनेरिन कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड लेमिनेरिन या मेनिटॉल या मेनिटॉल।
और ये दोनों ही क्या है, ये एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि स्टार्च भी जो थी वो भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है वो, और ये भी लेमिनेरिन और मैनिटोल जो है ये भी एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फॉर्म अलग है, वो ये फॉर्म अलग है। इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल कंपोजिशन है वो पिछली वाली एल्गी से किस तरीके से अलग होगी, तो ये देख लीजिए भाई। इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा, वो बनी होती है सेलुलोज की, और सेलुलोज के साथ साथ यहाँ पे एल्जिनिक एसिड या एल्जिन प्रेजेंट होगा जो इनकी सेल वॉल को बनाएगा। गॉट इट। और ये जो एल्जिन है ये सेलुलोज को चारों तरफ से कवर करके रखता है। ये क्या करता है, कवर करके रखता है, और ये हमारी जिलेटिनस कोटिंग होती है। ये क्या होती है, जिलेटिनस कोटिंग होती है भाई साहब। गॉट इट। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने हर जगह रिप्रोडक्शन की बात करी है कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, तो जो वेजिटेटिव है वो तो हमारा फ्रेगमेंटेशन रहेगा ही रहेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारा फ्रेगमेंटेशन है, तो वो आप बाय डिफॉल्ट हर क्लास के लिए याद रखिएगा। हर क्लास ऑफ एल्गी के लिए आपको यही याद रखना है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो फ्रेगमेंटेशन है। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कॉमन रहेगा आपका, मतलब तीनों आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या ओगेमस, तीनों किसी भी तरीके से वो कर सकता है। बस अंतर आएगा किसमें, आपका यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स के अंदर। किसके अंदर, एसेक्सुअल स्पोर के अंदर। और यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर होती है वो हमारी जूस्पोर होती है। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा, जो रिप्रोडक्शन हुआ, मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन हो गया, बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जो मैंने आपको कौन बताए थे, आपके आइसोगेमी या एनाइसोगेमी या ऊगेमी किसी भी तरीके से कर सकता है। अंतर यहाँ पे क्या आ रहा है, एसेक्सुअल स्पोर कौन सी है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है। तो यहाँ पे भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर की मदद से कर रहा है। लेकिन ये जूस्पोर दूसरे जूस्पोर से क्यों अलग है, क्योंकि इनके जो जूस्पोर के फ्लैजिला होते हैं, इनके जो फ्लैजिला होंगे ये अनइक्वल होते हैं, ये अनइक्वल होते हैं। तो आप जब उस चार्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे फ्लैजिला नंबर या पोजीशन की बात करी गई होगी, तो वहां पे फ्लैजिला आपको बताए गए होंगे कि 2 फ्लैजिला हैं, लेकिन वो जो फ्लैजिला हैं हमारे क्या हैं, अनइक्वल हैं। पहले वाला जो क्लास पढ़ी थी कौन सी, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के अंदर जो हमारे फ्लैजिला थे वो इक्वल थे, यहाँ पे अनइक्वल हैं। ये इनका मेजर डिफरेंस है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जो हमारी रोडोफाइसी होती, सॉरी जो हमारी फ्यूफाइसी है उसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो इनके एग्जाम्पल हैं आपके जैसे फ्यूकस, इनके एग्जाम्पल हैं क्या, फ्यूकस। उसके अलावा लेमिनेरिया, क्या, लेमिनेरिया। उसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, सारगैसम, सारगैसम। अभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बताऊंगा कि लेमिनेरिया और सारगैसम को खाया भी जाता है, ये एडिबल है। इसमें से एल्गी की 70 ऐसी वैरायटी हैं, जैसे एक स्पायरोगायरा है, इसको तो एस्ट्रोनॉट भी ले जाते हैं। जो स्पायरोगायरा होती है उसको एस्ट्रोनॉट जो है ले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो प्रोटीनेशियस होती हैं और सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में भी काम आता है, मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे इन्हें यूज किया जा सकता है। दे आर वेरी हाईली रिच इन प्रोटीन, अभी बताऊंगा जब इकोनॉमिक की इंपॉर्टेंस को बताऊंगा। तो जो सारगासम है और लेमिनेरिया है ये एडिबल भी हो सकती है। उसके अलावा और क्या एग्जांपल हैं इसके, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। These are the example of Phaeophyceae और ब्राउन एल्गी। अब भाई साहब हमारी जो बची है वो है लास्ट क्लास, दैट इज क्लास नंबर 3 ऑफ क्लास एल्गी, और दैट इज द रेड एल्गी, जिसे हम लोग कहते हैं रेड एल्गी, और उसका नाम है क्या, रोडोफाइसी। तो क्लास 3 ऑफ एल्गी दैट इज द रोडोफाइसी,
spicy, and these are also known as red algae, also called red algae. अब इनका जो रेड अपीरियंस है, जैसे ब्राउन अपीरियंस के लिए वहां पे क्या था, फ्यूकोजेंथिन, तो इसके लिए भी कोई चीज होगी जो इसको लाल बना रही है, जिसकी वजह से इसका रेड अपीरियंस आ रहा है, तो वो चीज होती है हमारी आर फाइकोइरिथ्रिन। क्या नाम है, फिर से बोल रहा हूं मैं, इसके अंदर जो पिगमेंट होगा वो क्या होगा, दैट इज आर फाइकोइरिथ्रिन, रेड फाइकोइरिथ्रिन। और इनके पास क्या होगी, क्लोरोफिल कौन से होंगे, देखो क्लोरोफिल ए तो सबके लिए कॉमन था, तो लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था क्या कि क्लोरोफिल पहली वाली क्लास में क्या थी, क्लोरोफिल ए और बी, दूसरी वाली क्लास में क्या हो गई, क्लोरोफिल ए और सी, अब ये लास्ट क्लास बची ना, तो इसके साथ क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए और डी। तो भाई साहब सारे अल्फाबेट्स को लगा रखा है नंबर पे, ए बी सी डी को, ठीक है। तो हमारी क्लोरोफाइसी के अंदर ये हो गई, आपकी फियोफाइसी के अंदर ये हो गई, रोडोफाइसी के अंदर ये हो गई, क्लोरोफिल ए एंड डी इनके क्लोरोफिल का टाइप है। और इनका जो फूड है, इनका जो फूड होता है वो थोड़ा सा अलग फॉर्म में स्टोर होता है। फूड स्टोरेज जैसे मैंने आपको हर जगह एक्सप्लेन किया है, वहां लास्ट वाले में सबसे पहले मैं बताया था मैंने क्या, स्टार्च, दूसरे वाले में मैंने बताया लेमिनेरिन या मैनिटोल। यहाँ पे स्टार्च ही होता है, लेकिन उसका एक टाइप है जिसे फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च कह देते हैं, ठीक है साहब। उसके अलावा और इनके क्या क्या इनके कॉमन जो है फीचर्स हो सकते हैं, अगर मैं इनकी हैबिटेट की बात करूं तो बेटा ये हमारे मरीन हैबिटेट में भी पाए जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपके फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ये वेल लाइटेड रीजन या ग्रेट डेप्थ ऑफ सी हर जगह पाए जा सकते हैं। तो दे आर फाउंड इन मरीन हैबिटेट। फ्यू स्पीशीज इनकी रोडोफाइसी की ऐसी हैं जो आपकी फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी। उसके अलावा ये हमारे लाइट वाले रीजन में भी रहेंगे पानी के, और जो हमारे डीप ओशियंस होते हैं वहां पे भी ये मौजूद हो सकते हैं। वहां तक थोड़ी बहुत जो अमाउंट में लाइट जाती है, थोड़ी बहुत लाइट जो पेनिट्रेट करेगी, लिटिल पेनिट्रेंस होगा वहां पे, उस लाइट को भी ये यूज कर सकते हैं। और ये मेरी बात समझ में, ठीक है। अब इनका जो मैंने आपको बताया जो स्टोरेज फूड था वो फ्लोरिडियन स्टार्च आपको बता ही दिया। और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ये किस चीज से सिमिलर होता है, ये अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। भाई एनिमल्स के अंदर स्टोर फूड किस फॉर्म में है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में है। तो आप देखिए इनका जो फूड का स्टोरेज करने का तरीका है वो थोड़ा सा सिमिलर है, क्योंकि फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन, गॉट इट। और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है साहब, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है तो वो भी देख लीजिए किस तरीके से होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिप्रोडक्शन। तो इनका जो रिप्रोडक्शन है वही बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। क्या है, फ्रेगमेंटेशन। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इनका वो किस फॉर्म में होगा, वो स्पोर की फॉर्म में होगा। और स्पोर जो होगी हमारी वो नॉन मोटाइल होती है, क्या होती है, नॉन मोटाइल स्पोर होती है। और नॉन मोटाइल क्यों है, क्योंकि उसके पास फ्लैजिला नहीं है, तो अनफ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड है। आ रही है मेरी बात समझ में। और इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो भी हमारा स्पोर्स के थ्रू होता है, लेकिन इनकी जो स्पोर्स है उनके ऊपर फ्लैजिला नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्पोर फॉर्म होंगी आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो मेल गैमेट आएगा एंथ्रेडियम, फीमेल गैमेट आया, उसके बाद फ्यूज करने के बाद कुछ बॉडी बनी उसने,
आपका मियोसिस करके स्पोर्स को बनाया। तो ये जो स्पोर बनी, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता, फ्लैजिला एब्सेंट। तो आप जब चार्ट देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर, तो लास्ट उसमें फ्लैजिला एब्सेंट लिखा मिलेगा आपको, उसके अंदर फ्लैजिला आपको एब्सेंट मिलेगा। गॉट इट। तो ये हमारे थे क्या है, रोडोफाइसी। और इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं भाई साहब। इनके एग्जाम्पल होते हैं जैसे जेलिडियम, जेलिडियम अभी बताऊंगा जेलिडियम कहाँ यूज होता है। पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। तो भाई साहब ये जो जेलिडियम है, ये यूज होता है एगरोज जेल बनाने में। नाम सुना है एगार? एगार एगरोज जेल है, इसका जो रेलेवेंस है बहुत जगह होता है। उसके अलावा जो केक, पेस्ट्रीज, जेलीज आप खाते हो, तो जो बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं ज्यादातर, वहां पे इस जेलिडियम से वो जो जेल लाइक मीडियम निकाला जाता है, वो एग्रोजेल, वो यहीं से निकाला जाता है, इसी से आइसोलेट किया जाता है। इसकी एक और फॉर्म होती है जिसे ग्रेसिलेरिया कहा जाता है, एक और एल्गी है ग्रेसिलेरिया, जहां से एग्रोजेल को हम लोग आइसोलेट करते हैं। अब इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा कि हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहली जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं इन एल्गी की, वो ये है, वो ये है कि जो हमारे 50% जो कार्बन फिक्सेशन, 50% जो कार्बन फिक्सेशन जो इस अर्थ के ऊपर हो रहा है, कार्बन फिक्सेशन का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारी अर्थ के ऊपर 50% कार्बन फिक्सेशन हो रहा है, वो हमारी एल्गी ही करती हैं, वो हमारी एल्गी ही करती हैं। आप सोच सकते हो कितना लार्ज अमाउंट में फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा बेटा इनको फूड के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, दे आर यूज्ड एज फूड। तो इनकी 70 ऐसी वेराइटीज हैं जिनको खाया जाता है, जैसे सारगैसम, मैं अभी बता रहा था ना, सारगैसम। उसके अलावा लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। उसके अलावा पोरफायरा, कौन सी, पोरफायरा, ये सब की सब हमारी खाई जाती हैं। उसके अलावा हमारी बहुत सारी ऐसी ऐसी भी हैं जो कि बहुत ज्यादा रिच होती हैं, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, तो उन्हें हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे यूज करते हैं। जैसे थर्ड इनकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो है स्पायरुलिना, स्पायरुलिना, डबल एल हो गया, सिंगल होगा, स्पायरुलिना, क्लोरेला। तो ये बहुत ज्यादा इनके अंदर प्रोटीन जो होती है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है, तो इनको हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और आप जब 12th क्लास में आओगे, चैप्टर नंबर 9 पढ़ोगे, तो वहां पे आप एक टॉपिक पढ़ोगे जिसे कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, HCP। तो वहां पे इन्हीं एल्गी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और इसके अलावा इनको यूज करते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी, दे आर ऑल्सो यूज बाई एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिच है, तो इन्हें एस्ट्रोनॉट्स भी अपने साथ ले जाते हैं, वहां पे इनको खाया जा सकता है और वहीं पे उन्हें उगाया भी जाता है, इसके अंदर, स्पेसशिप के अंदर। गॉट इट। उसके अलावा और क्या इसका इकोनॉमिक, मैंने बताया था आपको, एग्रोज जेल निकालते हैं। और एग्रोज जेल निकाला कहाँ से था, तो वो भी देख लीजिए। तो एग्रोज जेल को निकालते हैं हम लोग किस चीज से, ग्रेसिलेरिया से और जेलिडियम से। क्या नाम है, जेलिडियम। ये भी एक टाइप की एल्गी है, और दूसरा नाम क्या बता रहा हूँ, ग्रेसिलेरिया। और ये जो ग्रेसिलेरिया या जेलिडियम है, इससे जो एग्रोज जेल निकाला गया है, इसको सबसे ज्यादा हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वहां पे हम लोग कल्चर मीडियम बनाने की, बार बार जब मैं कभी बताऊंगा इन फ्यूचर, एक कल्चर मीडियम बनाते हैं पेट्री प्लेट्स के अंदर, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुझे ग्रो करना है, किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करना है, तो उसके लिए मुझे कल्चरिंग करनी होती है। और कल्चर प्लेट के अंदर कल्चर मीडियम चाहिए,
मीडियम मतलब क्या है भाई साहब, आप जैसे रह रहे हो तो रहने के लिए आपको घर चाहिए ना, ऐसे ही बैक्टीरिया को आप उगाना चाहते हो, वहां पे बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहते हो, तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर कोई एक सबस्ट्रेट तो दोगे, तो वो जो सबस्ट्रेट होता है वो एग्रोज मीडियम का होता है। तो ये हमारे कल्चर मीडियम प्रोवाइड करते हैं कल्चरिंग के लिए बैक्टीरिया की। उसके अलावा इनको हमारी जो है बेकरीज वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। और बेकरीज में इनसे क्या बनाई जाती हैं, आइसक्रीम बनाई जाती है, केक बनाए जाते हैं, जेलीज बनाई जाती है। क्यों? अगर ये जेलिडियम या एग्रोज जेल वहां पे यूज करेंगे तो उससे वो जो टूटेगा नहीं, जैसे हम लोग जनरली केक के अंदर एग को क्यों यूज करा जाता है, रीजन क्या रहता है, वहां पे वो जो केक है वो टूटता नहीं है, वो बिखरता नहीं है, उसको एक पर्टिकुलर एक रिजिडिटी मिल जाती है, बाइंडिंग पार्टिकल मिल जाते हैं जो एग के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्रोज भी वहां पे बाइंड करने का काम करता है, तो जिसकी वजह से आपको केक बहुत अच्छी अलग अलग शेप में, सुंदर सुंदर शेप में आपको केक अवेलेबल हो जाते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? अब अब जो है एल्गी तो हो गई हमारी खत्म। अब जो मैं शुरू करूंगा वो है हमारे ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स की बात कर लेते हैं कि हमारे ब्रायोफाइटास क्या होते हैं। देखिए, ब्रायोज जो हैं या ब्रायोफाइटा जो हमारा नेक्स्ट डिवीजन है जो हमें पढ़ना है, ये बेटा थोड़े से एडवांस है एल्गी से। मतलब जैसे एल्गी तो बिल्कुल माइक्रो, जो मल्टीसेलर भी थी, यूनिसेलर भी थी, बहुत छोटा इनका स्ट्रक्चर था। जो हमारे ब्रायोफाइट होते हैं ये थोड़े से डेवलप्ड एक तरीके से एल्गी की फॉर्म को समझ लीजिए जो होती है, और इनको हम लोग आपका एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। रीजन इज व्हाट, भाई ये रहते तो टेरेस्ट्री पे हैं, मतलब इनका जो हैबिटेट है वो तो इनकी टेरेस्ट्रियल कंडीशन है, लेकिन ये अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली दे लिव ऑन टेरेस्ट्री और सॉइल बट डिपेंडेंट अपॉन वाटर। ये क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ऑन वाटर, फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है। और और जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, ये जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं ये बेटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। दीज आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। और ज्यादातर ये पसंद करते हैं किस जगह पे रहना, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे। कहाँ पे, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। तो ये जनरली ये जगह कहाँ होती है, जैसे रिवर बैंक हो गया, जो रिवर बैंक हो गया मतलब, या लेक का जो किनारा होता है वहां पे ये रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इनको अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में वाटर अवेलेबल रहेगा ना साइड में, तो अपना जो ये रिप्रोडक्शन है उसको भी करते रहेंगे। तो वहां पे जनरली जो कंडीशन होती है वो मॉइस्ट एंड डैम्प कंडीशन रहती है। और ये जो प्लांट होते हैं बेटा, ये एक तरीके से मैं ये कहूँ कि जो एल्गी है, एल्गी का तो स्ट्रक्चर कुछ था ही नहीं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था। ये एल्गी से थोड़े मॉडिफाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रू रूट, स्टेम या लीफ देखने को नहीं मिलेगी। मतलब दे डोंट हैव लीफ, स्टेम और रूट, बट दे आर हैविंग एडवांस स्ट्रक्चर देन द एल्गीज। तो अब देखिए इनके कुछ और फीचर्स की बात करते हैं। तो भाई ये हमारे जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब दीज आर वेरी शॉर्ट। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। अभी शॉर्ट क्यों है, मतलब इनका शॉर्ट रहने का रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन है कि बेटा इनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है। क्या नहीं है? वस्कुलर टिश्यू नहीं है। वस्कुलर टिश्यू क्या है? जाइलम और फ्लोएम। वो हमारे
नहीं होते। गॉट इट। अब एक सपोज करो भाई, अगर ये ग्रो भी कर जाते हैं, मतलब जितने ज्यादा हाइट भी अटेन कर ले, सपोज करो इन्होंने हाइट अटेन कर ली, यहाँ तक पानी पहुंचाने के लिए भाई कोई ना कोई वस्कुलर बंडल तो चाहिए ना। अब अपनी हाइट तो इन्होंने अटेन कर ली, वस्कुलर टिश्यूज यहाँ पे एब्सेंट है, वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है, तो यहाँ पे मिनरल्स का और वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तो जब वस्कुलर टिश्यू नहीं होते, इसकी वजह से इनको कोई मैकेनिकल सपोर्ट भी नहीं है, इनके अंदर कोई मैकेनिकल सपोर्ट भी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर स्टेम नहीं है। तो यहाँ पे आपको नो लीफ, स्टेम और रूट कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ये हैं थोड़े से डिफरेंशिएटेड हैं एल्गी से, पर इनके पास they don't have true root, stem or leaves, they lack true root, stem और leaf part। तो आप क्या कह सकते हो इनके पास क्या होगा? they have leaf like, क्या होगा? leaf like बोलोगे आप, like टर्म यूज कर रहा हूं यहाँ पे, stem like या root like स्ट्रक्चर हमारे होंगे। गॉट इट। और इनके पास वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते। अब आपको दो चीज जाननी है, एक चीज है जिसे कहते हैं गैमेटोफाइट, क्योंकि ये बताए बिना आगे के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। एक है स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का मतलब आप क्या समझेंगे? तो देखिए बेटा, गैमेटोफाइट का मतलब होता है कि जो सपोज करिए जो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है ये हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि इनके जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम की केवल सिंगल कॉपी है। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के अंदर हर क्रोमोसोम की एक कॉपी हो, उन्हें हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। तो ये हमारे आपके क्या करेंगे, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी लेके चलेंगे। और ये जो हैप्लॉइड पॉइंट स्ट्रक्चर होता है, ये जो हैप्लॉइड प्लांट स्ट्रक्चर होता है, ये गैमेट्स को डायरेक्टली बना देता है। इट डायरेक्टली प्रोड्यूस गैमेट्स। अब वो स्ट्रक्चर जो हैप्लॉइड हो और डायरेक्टली गैमेट्स को बना ले, उसे हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट। उसे क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। और जब गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएं, जैसे मेल गैमेट बन गया और ये फीमेल गैमेट बन गया, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेगा तो भाई आगे चल के ये फ्यूजन करेगा ना। तो जब फ्यूजन होगा तो ये डिप्लॉइड क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। तो ये जाइगोट तो हो गया इनका डिप्लॉइड, और पेरेंट थे इनके हैप्लॉइड। तो ये जाइगोट क्या करेगा? ये हमारा एक स्पोरोफाइट को बनाता है। क्या बनाता है? एक स्पोरोफाइट को बनाता है। अभी मैं बना के समझाऊंगा आपको कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये एक तरीके का डिप्लॉइड स्पोरोफाइट तैयार करता है इस तरीके से, ठीक है। तो इनकी जो डोमिनेंट फेज होता है, इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है, उस लाइफ साइकिल के अंदर ये जो गैमेटोफाइट फेज है ये डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मतलब ज्यादातर समय इनकी जो बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट स्टेट पे रहती है, मतलब हैप्लॉइड स्टेज पे रहती है। ये केवल फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमेट कर लेते हैं उसके बाद ये स्पोरोफाइट को बनाते हैं, और ये स्पोरोफाइट भी बाद में मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन करके फिर से गैमेटोफाइट को बना देगी। तो अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को समझिए किस तरीके से होता है। देखिए बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपके सामने मैं एक ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूं आपको, और वहीं पे मैं आपको इसके रिप्रोडक्शन को भी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए भाई,
इसकी जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी है वो कुछ इस तरीके की होती है, मतलब पर्टिकुलर उसकी कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, ये आप जो है इसकी मिडरिब लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे रूट तो होती नहीं, तो रूट के जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहा जाता है राइजॉइड्स। क्या कहा जाएगा? राइजॉइड्स। राइजॉइड्स प्रेजेंट होंगे। ये ब्रायोफाइट की बॉडी बना रहा हूं भाई मैं। अब ये जो पूरी बॉडी है ये क्या है? थैलस ही है, थैलॉइडी बॉडी है, थैलस कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्ट डिफरेंशिएटेड तो है नहीं। और ये जो मैंने बनाई थी, ये क्या बनाई थी? इसकी मिडरिब को बनाया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, कहीं कहीं पे ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से होता है, मतलब पर्टिकुलरली ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, ये हल्का हल्का डिप्रेशन है। और ये जो डिप्रेशन यहाँ पे है, इन पार्ट को कहा जाता है नॉचेस। क्या कहा जाता है? नॉचेस। और नॉचेस की वजह से ही, नॉचेस की वजह से ही इन्हें हम लोग डाइकोटोमस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉचेस प्रेजेंट होती है इस तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो मिडरिब है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे मैं कह रहा हूं क्या? जेमा कप। क्या कह रहा हूं? जेमा कप। और इस जेमा कप से एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, जिस स्ट्रक्चर को मैं कह रहा हूं क्या? जेमा। क्या कह रहा हूं? जेमा। और इसके अंदर जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, वो किस तरीके से होंगे? जैसे यहाँ पे मैं एक बना रहा हूं, ये आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो ये इनका जो है सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या है? सेक्स ऑर्गन है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो अलग होता है। जैसे ये एक थैलस है, ये एक थैलस है, उसके ऊपर ये मेल सेक्स ऑर्गन है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को कैसे पहचानोगे? उसके 8 लोब होंगे। क्या होंगे? यहाँ तो ज्यादा बन गए। उसके बेसिकली क्या होंगे? 8 लोब स्ट्रक्चर होगा, वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है। गॉट इट? उसे रिसेप्टिकल भी कहते हैं, इसे रिसेप्टिकल भी कहते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे मैं कह दे रहा हूं एंथ्रीडियोफोर। क्या कह रहा हूं? इस पूरे स्ट्रक्चर को एंथ्रीडियोफोर। ठीक है साहब। ऐसे ही फीमेल को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाएगा? फीमेल को कैसे पहचानोगे भाई? तो ये फीमेल की बॉडी है, ठीक है। तो फीमेल के ऊपर भी इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहाँ पे तो लोब थे, यहाँ पे आपको 9 रे का स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरीके से। 9 रेज बनती है। कितनी? 9 रेज बनती है। ये 9 रेज फीमेल सेक्स ऑर्गन के तौर पे काम करती हैं। क्या करती हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन के तौर पे काम करती हैं। और जैसे मेल को हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियम, तो फीमेल वाले को कहा जाता है आर्किगोनियम। क्या कहेंगे? आर्किगोनियम। और आर्किगोनियम जैसे था तो इसको पूरे पार्ट को क्या कह देंगे? जैसे इसको कह दिया था एंथ्रीडियो 4, इसे हम लोग कह देंगे आर्किगोनियो 4। ठीक है साहब, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर था ये मैंने आपको एक ब्रायोफाइट का एक्सप्लेन किया। अब इसके रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो है बेटा समय चाहिए, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपको